नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी जो है करंट अफेयर जो है मिलके पढ़ते हैं। तो आज जो है 19 जुलाई का करंट अफेयर हम साथ में पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन जो है 19 जुलाई का वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, फिर है मोहन चरण मांझी, रेवंत रेड्डी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ये जो है झारखंड में आपने बड़ा उलटफेर देखा होगा अभी अभी कि भाई देखना, कभी चंपई सोरेन बन जाते, पहले हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, फिर सोरेन जो चंपई जी बन जाते हैं। अब दोबारा ऐसा हुआ है कि हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले हेमंत सोरेन ही थे, उसके बाद चंपई सोरेन जी आए और फिर दोबारा से जो है हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हो चुके हैं। चलिए ये देखो, आप शपथ ले रहे हैं। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है भाई, उसके नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार? तीसरी बार ये बने हैं। इस बार जो है इनका तीसरी बार है। चलिए, और डेट क्या थी? ये 4 जुलाई को जो है मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के द्वारा ये पदस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल जो है वो, राज्यपाल का नाम क्या है झारखंड का? राज्यपाल का नाम है सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के राज्यपाल हैं। ने उन्होंने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है पद और गोपनीयता शपथ ग्रहण दिलाई है। ये जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बार बने हैं, वो 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। जब से झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री का पहले मुख्यमंत्री बने थे, अब से लेके 13 तक जो है भाई मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 13वें ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। चलिए, यह तीसरी बार है जब हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भाई। उन्होंने पहली बार 2014 में, सॉरी 2013 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। फिर जो ली थी भाई 2014 तक इस पद पर रहे। 2013 से और 2014 तक ही इस पद पर रहे। और दूसरी बार जो है 2019 में इन्होंने शपथ ली। ठीक है, और अब जो ले रहे हैं भैया, अब ले रहे हैं भाई 2024 में। तो पहले ली थी 2013 में, फिर 19 में और 2014 में अब ले ली है। तो भाई हेमंत सोरेन जो है तीसरी बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। हेमंत सोरेन झारखंड के जो भाई मुख्यमंत्री हैं, हमने देख लिया है हेमंत सोरेन। राजधानी जो है रांची है, और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं झारखंड में? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? झारखंड में। और इससे करंट अफेयर की कुछ चीजें हैं वो हम देखते हैं झारखंड से संबंधित। भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर भाई? झारखंड में सबसे बड़ा भारत का हाई कोर्ट है। कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोल फील्ड जो लिमिटेड के माध्यम से भाई झारखंड के जामताड़ा जो कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की थी। आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है भाई उसमें खनिज संसाधन जो है अत्याधिक हैं। ठीक है, पेट्रोलियम बाकी इन सब चीज़ों का जो है ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है? झारखंड। तो उसी से संबंधित जो है भाई ये एक परियोजना है। वो कौन सी परियोजना है? पायलट परियोजना। उसकी शुरुआत भी झारखंड से हुई थी। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो भी झारखंड में ही स्थापित है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसके ऑप्शन आपके सामने है। अस्ताना, नई दिल्ली, जेनेवा और पेरिस। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है भाई हमारे भारत के जो नई दिल्ली का शहर है भाई, नई दिल्ली जो शहर है हमारी राजधानी भारत की, वही जो है इसको आयोजन या मेजबानी करेगी। भारत 21 जुलाई 21 से लेके 31 जुलाई तक जो है 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में जो है 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कौन करने वाला है? हमारा भारत का इंडिया, सॉरी भारत का दिल्ली। ठीक है, चलिए। विश्व धरोहर समिति मानवता के सबसे कीमती और सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आप सभी को पता है। जितनी भी सांस्कृतिक विरासत हैं, जितनी भी संस्कृति है, उनको एकीकरण करने का काम कौन करती है भाई? हमारी ये विश्व धरोहर समिति जो है इस बार की जो समिति हो रही है वो नई दिल्ली में संपन्न की जा रही है। तो यूनेस्को में जो विश्व धरोहर शामिल की जाती हैं, ठीक है, तो हम उसकी स्थापना भी देख लेते हैं कब हुई थी इसकी
इसकी स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय पेरिस फ्रांस, और महानिर्देशक जो है आरडे एजोले जो है इसके महानिर्देशक हैं। इसको स्पेशल जरूर याद रखें, ठीक है। यूनेस्को के महानिर्देशक के रूप में आरडे एजोले, क्या नाम है, आरडे एजोले जो है, आरडे एजोले जो है वो इनके महानिर्देशक के रूप में तैनात हैं। और 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाली एक संगठन है भाई, कौन सा, यूनेस्को। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, रिलायंस और एनआईसी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए जो है भाई भारतीय मसाला बोर्ड ने जो है किस एआई उपकरण से समझौता किया है, वो किया है एनआईसी, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र ने जो है, केंद्र से जो है भाई ये समझौता किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और कोलकाता में एनआईसी के एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बीमारियों का शीघ्र पता लगाना है। जब भाई भारतीय मसाला बोर्ड ने ये समझौता किया है तो आप स्वाभाविक सी बात है कि मसालों से संबंधित ही कोई इसमें काम होगा, तभी ये समझौता हुआ है। तो इसका एक मेन उद्देश्य ये है कि मसालों में जितने भी मसालों के जब भाई उगाए जाते हैं तो उनमें जो है रोगों का पहले से पता करना, कि जब थोड़े से ही लक्षण अगर पौधे में दिख रहे हैं तो उनका जो है एआई के माध्यम से जल्दी से पता लगाना और उसका निवारण जल्दी करना, जिससे जो है वो नुकसान कम हो और मसाले जो है अच्छी उत्पादकता अपनी दर्शा सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्या है, चौथा क्वेश्चन है, चर्चे में रहा अपोसिस, क्या है, एपोसिस, सॉरी, एपोसिस जो है वो क्या है, चर्चे में रहा एपोसिस जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। एक बैक्टीरिया, एक कोरोना वैक्सीन, एक क्षुब्ध ग्रह, और भाई चौथा ऑप्शन है एक एआई टीचर। बताइए इसका आंसर क्या है। अपोसिस जो है भाई वो एक क्षुब्ध ग्रह है। क्या है, एक क्षुब्ध ग्रह। क्षुब्ध ग्रह आप सभी जानते होंगे मंगल ग्रह और जो है बृहस्पति के बीच में जो चक्कर या फंसे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्षुब्ध ग्रह। चलिए पृथ्वी के निकट स्थित क्षुब्ध ग्रह अपोसिस, जिसे वर्तमान युग का सबसे खतरनाक 370 मीटर व्यास वाला क्षुब्ध ग्रह माना जा रहा है। ये पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है। अब देखते हैं हम आगे। 13 अप्रैल 2029 को फिर से और भाई 2036 से हमारे पास गुजरेगा, ठीक है। ये जो है 29 को पास में आएगा और भाई रिटर्न होके भाई 36 में जो है हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक से होकर गुजरेगा। तो कहने का इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई अपोसिस एक क्षुब्ध ग्रह है और इसकी संभावना है कि 2036 के करीब करीब जो है हमारी पृथ्वी के सटीक से निकल के गुजर के जाएगा। तो हमारी पृथ्वी को जो है पहले से अगर इसके बारे में पता है, हमारे लोगों को पता है, तो इसकी जो है हमारी पृथ्वी की सुरक्षा अपने ही हाथ में है। तो इस पे कोई जागरूकता फैला सके और इसके प्रति कोई काम कर सकते हैं, इसका ये उद्देश्य है। तो आप याद रखेंगे क्या भाई, अपोसिस जो है वो क्या है, एक क्षुब्ध ग्रह। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय जो है अभ्यास फ्रीडम एज, क्या है, फ्रीडम एज जो है में कौन सा देश शामिल नहीं है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला दक्षिण कोरिया, फिर है अमेरिका, जापान, भारत। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। त्रिपक्षीय जो है एक बहुउद्देशीय एक युद्ध अभ्यास हो रहा है, उसमें कौन शामिल नहीं है, और इसमें जो शामिल नहीं है वो भारत इसमें शामिल नहीं है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान ये सब इसमें शामिल हैं, बस भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। 27 से 29 जून 2024 को यह अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज जो है आयोजित किया। कब किया था भाई, जून 2024 में हो चुका है। मतलब 27 से लेके 29 जून जो है ये कार्यक्रम जो है, ये अभ्यास जो है वो संपन्न हो चुका है। और इसमें भारत जो है भाई इसमें जो है शामिल नहीं हुआ था। इस अभ्यास का नाम क्या है, फ्रीडम
एच। चलिए छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MSME सहज सुविधा शुरू की है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है PNB बैंक, फिर है भाई SBI बैंक, अगला क्वेश्चन है ICICI बैंक। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है भाई SBI। क्या है भाई? SBI ने जो है MSME ये सुविधा जो है वो लागू की है। इसकी स्थापना, SBI की स्थापना सभी को पता होना चाहिए कि भाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना, मुंबई इसका मुख्यालय हुआ भाई, और चेयरमैन जो है दिनेश कुमार खारा इसके जो है चेयरमैन हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए MSME सहज सुविधा शुरू की है, और इसमें जो है भाई अब जो ग्राहक बैंक में जो ग्राहक आएंगे उसमें 15 मिनट के अंदर अंदर कम समय में अपनी वारंटी मुक्त बिक्री पर 1 लाख तक का वित्त प्राप्त कर सकते हैं। ये कम समय के लिए ये ग्राहक जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा, और ये उसके लिए एक सुविधा लॉन्च की है SBI ने। 7वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, कीर स्टारमर, दूसरा ऑप्शन है ऋषि सुनक, फिर है भाई जो बाइडेन, और चौथा ऑप्शन है डिक सूप। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है आप सभी को पता होगा, आप शायद इससे रिलेट कर पा रहे हो, ब्रिटेन। आप इसका आंसर बता पा, शायद आपको लग रहा हो ऋषि सुनक। ऋषि सुनक नहीं है, ये अभी चुनाव हुए हैं, और इसके चुनावों में जो है ब्रिटेन के चुनाव में सबसे बुरी हार जो हुई है वो ऋषि सुनक की सरकार की हुई है। और ऋषि सुनक जो है हमारे भारतीय मूल के ही हैं, आप सभी को पता है। इस बार जो है वो हार चुके हैं, और इस बार जो जीते हैं वो कौन जीत गए हैं? कीर स्टारमर। क्या नाम है? कीर स्टारमर जो है वो जीत चुके हैं, और भारत के नए प्रधानमंत्री के, सॉरी, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है कीर जी ने जो है वो पदस्थ हुए हैं। और ये किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी। ठीक है, किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के ये पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन ने, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता ये इसमें कुछ पढ़ने वाली बात आपको कुछ, मतलब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेते हैं बस। लेबर पार्टी से संबंधित हैं जो अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं, और इससे पहले जो थे ऋषि सुनक थे, और ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के ही, हमारे भारतीय मूल के ही थे, और वहाँ पर जाके वो प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए। चलिए इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी से संबंधित है। चलिए ये थोड़ा सा जो है यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताया जा रहा है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम संसद की बात चल रही है। संसद जो है 2 सदनीय होता है वहाँ का भाई, और पहला है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और ऊपरी सदन जिसको हम कह सकते हैं, और निचला सदन जो है वो उसको कौन क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स। ये सभी को पता है, पहले भी हमने पढ़ रखा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। जैसे हमारी संसद में होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, तो उसी की तरह जो है वहाँ पर भी ऐसा ही है। बाकी और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखें कि कौन बने हैं। चलिए, और ब्रिटेन की जो राजधानी है वो सभी को पता है, लंदन। मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। क्या नाम है? पाउंड स्टर्लिंग जो है, हम पाउंड बोल सकते हैं, तो राजधानी लंदन, और भाई मुद्रा का नाम है पाउंड। और भाई भारत में ब्रिटेन से 100 टन सोना जो है वो वापस लेके आई है RBI। आप सभी को पता है, हमने पढ़ रखा है कि बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि 100 टन सोना जो है भारत के पास जो है वापस आया है, और RBI ने ऐसा किया है। लंदन ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रहा है। ट्रैफिक इंडेक्स जो है वहां पर रैंकिंग दी गई, और जो देशों को शामिल किया गया उसमें सबसे टॉप पर जो रहा है वो लंदन शहर रहा है। चलिए, सैन्य अभ्यास कौन कौन से होते हैं ब्रिटेन में वो हम देख लेते हैं। कॉन्कर्ड, और दूसरा है अजेय वॉरियर। क्या है? अजेय वॉरियर, और पहला है कॉन्कर्ड। ये जो है ये सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, NS राजा सुब्रमणी, दूसरा ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, फिर है दिनेश कुमार त्रिपाठी, फिर है सेंथियल पांडियान। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, भारतीय सेना के उप प्रमुख के बारे में पूछा जा रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है। अध्यक्ष पूछा जाएगा तो उपेंद्र द्विवेदी जी आएंगे, पर उप प्रमुख के रूप में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा NS राजा सुब्रमणी। ये जो है उप प्रमुख के रूप में पदस्थ हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने
जुलाई 2024 को सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने पूर्व उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। ये जो भाई अभी देखो आपने ये भी पढ़ा होगा कि उपेंद्र मनोज जी का स्थान किसने लिया? उपेंद्र जी ने। उपेंद्र जी किस स्थान पे हैं? अध्यक्ष के तौर पर। और उपेंद्र जी अभी अभी इनको पद मिला है अध्यक्ष का। तो उपेंद्र जी जो थे वो पहले किस पद पर थे? उप प्रमुख के पद पे थे। ठीक है, अब जो है अध्यक्ष के पद पे हैं और उप प्रमुख के जो अब उपेंद्र जी तो अध्यक्ष के पद पे आ गए, उनका पद खाली है। तो भाई अब हमने उप प्रमुख के रूप में किसको बना दिया है? सुब्रमणि को। चलिए अब जो नवा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी बुक के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी जो है उसके लेखक कौन है? और इसके आंसर, इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पीयूष पांडे, दूसरा है कस्तूरी रे, फिर तीसरा है विवेक अग्निहोत्री, फिर है अनुधति रॉय। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है भाई वो है पीयूष पांडे। क्या है? पीयूष पांडे। ये भाई मेरे फेवरेट अभिनेता हैं, ठीक है, फेवरेट अभिनेताओं में से एक है मनोज पांडे। तो उनकी जो है बुक का नाम क्या है भाई? उनकी बुक नहीं है, उनके ऊपर लिखी है, पर लिखी किसने है भाई? पीयूष पांडे ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखित मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पाठकों को भारत के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में एक जीवन के एक अंतरंग अंदाज नजर डालती है। ठीक है, सीधी बात है कि इन पर ये जो है बुक लिखी गई है, पीयूष पांडे ने जो लिखी है ये बुक, और बुक का नाम क्या है? मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ठीक है, बाकी और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस आपको पता है, ये तो हमने देख ही लिया है, हमको पता है बॉलीवुड से ये संबंधित है, भारतीय सिनेमा से ये संबंधित है। अब 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, जस्टिस सील नागू, फिर है जस्टिस अरुण भंसारी, फिर है भाई जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, फिर लास्ट का ऑप्शन है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये तो आप लगा ही नहीं सकते, चंद्रचूड़ जी आप सभी को पता होगा, ये मुख्य न्यायाधीश हैं भाई हमारे। ठीक है, और इसमें अब एक तो कट हो गया, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है जस्टिस सील नागू जो है, इनके अभी जो हाई कोर्ट में जो है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, वो भी कहाँ के? पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में ये नियुक्त की गए हैं। और ये जो है मध्य प्रदेश में भी काम कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी ये पदस्थ एक बार हो चुके हैं। न्यायमूर्ति सील नागू ने पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, कहाँ का? पंजाब और हरियाणा का। 24 मई 2024 को भाई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत, क्या नाम है? रवि मलिमत जो है वो पद छोड़ने के बाद, इन्होंने पद छोड़ लिया कब? 24 मई 2024 को। उसके बाद जो है नागू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो मलिमत ने जब हमारा जो छोड़ा था इस पद को, तो उन्होंने किसने संभाला था? न्यायमूर्ति नागू जी ने ही हमारे ये जो है इनका जो है पद लिया था, मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये पदस्थ हो गए थे। इसको आप स्पेशल याद रखें। और अभी जो है किसका बनाया गया, ये तो हमारे मध्य प्रदेश की बात कर ली थी, और हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बन गए हैं? नागू जी। और रवि मलिमत जब इन्होंने वो दिया था तो कुछ समय के लिए जो कार्यभार जो किसने संभाला था? नागू जी ने संभाला था मध्य प्रदेश में। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ जो है मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ। राधे राधे।